तो जैसे फ्रिक्शन को समझाने के लिए मैंने ये खिलाड़ी दिखाया है। इनमें एक ने लाल कपड़ा पहन रखा है और एक ने पहन रखा है काला कपड़ा। इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है। मान के चलो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ऑटोमेटिक ये भी 2 न्यूटन लगाएगा। जब भी तो ये, नहीं तो अगर ये कम लगाएगा तो वो जीत जाएगा। बराबर बराबर लगाते हैं, ठीक है। इधर मान लो हमने 4 न्यूटन फोर्स लगाया, इस खिलाड़ी ने 4 न्यूटन लगाया तो ये भी 4 न्यूटन लगाएगा। अपने पैरों को और मजबूत पकड़ लेता है, ज़मीन के अंदर अच्छी गड़ा देता है, ठीक। इसके अंदर मान लो इसने लगाया 6 न्यूटन, तो इसने भी 6 न्यूटन लगाया। तो अब तो ये दोनों एक दूसरे को मूव नहीं कर पाएंगे, दोनों स्टैटिक कंडीशन में हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है, इसकी मान के चलो कि एक लिमिट है, 6 न्यूटन के बाद ये नहीं कर पाएगा। ये इसकी लास्ट थी। इस खिलाड़ी को पता चल गया कि जैसे ही मैं 7 न्यूटन लगाऊंगा ये हार जाएगा। तो जैसे ही इसने 7 न्यूटन लगाया तो इधर तो 6 न्यूटन की इसकी लिमिट थी। उसके बाद क्या होगा, ये इसको अपनी तरफ खींच के लेता हुआ चला जाता है। तो ये था फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। फ्रिक्शन दिखाई नहीं देता है। फ्रिक्शन के बिना हम जी भी नहीं सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते, हम लिख भी नहीं सकते हैं। और आगे इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज में करूँगा। तो जैसे फ्रिक्शन को समझाने के लिए मैंने ये खिलाड़ी दिखाया है। आपने हमारी वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी। कोई गलती सलती हुई तो माफ करियो। जय हिंद जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो फ्रिक्शन से संबंधित है। फ्रिक्शन क्या होता है आज इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। फ्रिक्शन का मतलब होता है, अगर मैं इसकी हिंदी कहूँ तो फ्रिक्शन का मतलब पकड़, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स, पकड़ का फोर्स। मैं ये जो इस मार्कर से लिख रहा हूँ, ये जो मार्कर से लिख रहा हूँ इस बोर्ड के ऊपर, तो यहाँ भी एक फ्रिक्शन है। अगर वो फ्रिक्शन नहीं हो तो मेरा पेन नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको बिल्कुल हिंदी में, शुद्ध हिंदी में समझाने के लिए क्या नाम लिखा है, पकड़ वाला फोर्स, ठीक है। अगर पकड़ ही नहीं होगी तो मैं कैसे लिख पाऊँगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स, इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले, जिसका रोल जब शुरू होता है व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स ऑन द अदर बॉडी, ठीक है। जब एक बॉडी के ऊपर जब दूसरी बॉडी एक्चुअल में मूव करती है, जैसे ये समझ लो कि मेरा जो हाथ है ये एक बॉडी है, ये वाली होगी, और ये जो मेरा दूसरा हाथ है दूसरी बॉडी होगी। अब ये मैंने यहाँ इसके ऊपर रख दिए, अभी कोई मोशन नहीं हो रही है, कोई भी प्रयास भी नहीं कर रहा मैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन जब एक बॉडी जैसे ही इसके ऊपर मूव करने की कोशिश करती है, मूव करने की, देखो मैं उधर मूव कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन का फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और वो उसको चलने नहीं देता है। इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स, अपोज करता है हमेशा, दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स, या तो वो स्लाइड करे, इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग, और इसको हम बोलते हैं रोलिंग। जैसे हमारी गाड़ी का पहिया घूमता है वो रोल होता है। और इवन ट्राइज, और यदि थोड़ी सी भी कोशिश करे मूव करने की ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तो फ्रिक्शन का फोर्स वहाँ पे जन्म ले लेता है, आ जाता है। वैसे दिखाई नहीं देता है वो। व्हेन देयर इज़ नो अटेम्प्ट एट स्लाइडिंग रोलिंग, देयर इज़ नो फ्रिक्शन, ठीक है। कोई फ्रिक्शन नहीं होगा अगर वहाँ पे कोई अटेम्प्ट नहीं होगी तो। अब देखो कोई पूछे आपसे कि भाई फ्रिक्शन आता कैसे है, फ्रिक्शन के क्या व्यू है, तो फ्रिक्शन के 2 व्यू हैं। एक तो है ओल्ड व्यू। ओल्ड व्यू के अंदर कहता है कि भाई किसी भी सरफेस की जो रफनेस है ना, रफनेस, उसका जो खुरदरापन है, उसी की वजह से फ्रिक्शन जन्म लेता है। ये ओल्ड व्यू है। इसमें उसने बताया कि जैसे एक हमने कोई ऐसी वस्तु ले ली, उसके अंदर ऐसी ये डिप्रेशंस होती हैं, वो जो ये बाहर निकली हुई, इनको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। और जब जैसे ऐसे मान के चलो, ये ऐसे जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करेगी तो ये जो इरेगुलरिटी है ये लॉक हो जाती है, ऐसे यूँ लॉक, और फ्रिक्शन का जन्म होता है। ये था पुराना ज़माना की बात है, ओल्ड व्यू था, ठीक है। और ये इरेगुलरिटीज होती है ऑफ वन बॉडी गेट्स इंटरलॉक्ड इन द इरेगुलरिटीज ऑफ अदर बॉडी, हैंस सम फोर्स इज अप्लाइड, इसलिए कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन साइंस का जो मॉडर्न व्यू है वो कहता है कि नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि अगर स्मूथ सरफेस होगा, स्मूथ का मतलब जैसे अपनी टाइल होगी, और
और भी एक्स्ट्रा कोई स्मूथ चीज़ होगी तो वहाँ तो इरेगुलरिटीज़ होती नहीं है, तो ये तो बात बनेगी नहीं। जैसे अपना टायर हो गया और सड़क हो गई, उसमें तो बात जम जाएगी, भाई सड़क भी खुद रही है और टायर भी खुद रहा है, तो उसमें लॉक लग जाते होंगे, वो पकड़ का फोर्स बन रहा होगा। लेकिन मान लो बहुत ही चिकनी चीज़ है तो उसके अंदर तो चिकनी का मतलब एक्स्ट्रा स्मूथ, तो वहाँ तो फ्रिक्शन का जन्म होगा ही नहीं। और मॉडर्न व्यू क्या कहता है, मॉडर्न व्यू ये कहता है कि ये होगी एक बॉडी, ये होगी दूसरी बॉडी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं बनी हुई हैं उनको हम बोलते हैं कि उनके जैसे हमारे जो मकान है वो किस किस चीज़ के बने हुए। आप कहोगे सर ईंट, पत्थर, सीमेंट, ETC काफ़ी चीज़ों से बने होते हैं हमारे घर, लकड़ी से भी बने होते हैं। तो जैसे हमारे मकान इन चीज़ों से बने होते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसी तरह ही संसार की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो वो इनसे बनी हुई हैं, इनको हम बोलते हैं एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। जैसे मैंने नाम दे दिया ना ईंट, पत्थर, सीमेंट, ऐसे ही जो सॉलिड्स को जो बनाते हैं, जो सॉलिड सरफेस होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो अब देखो एक तो हो गया सरफेस, ये ज़रूर यहाँ पे इसके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। पहले मॉलिक्यूल और एटम मंत्र समझ लो। देखो एटम जमा एटम बराबर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे खाली में O लिखूँ, O का मतलब ऑक्सीजन जमा ऑक्सीजन बराबर O2, तो O2 जो है वो मॉलिक्यूल है। तो सीधी सीधी एक बात दिमाग में बैठा लो कि मॉलिक्यूल जो है वो एटमों से मिलके बना होता है, 2, 3, 4 जितने मिलके बनाते हैं। इस बात में नो समझ लो कि जैसे ईंट का हिसाब से समझाऊँ कि आधी ईंट जमा आधी ईंट बराबर पूरी ईंट। ठीक है, तो एटम से मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। और आयंस कब बनते हैं, आयंस जब एटम के अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन या तो आ जाए या चला जाए तो वो आयंस बन जाता है। जैसे सोडियम के अंदर कितने होते हैं, 11, और मान लो इसका एक चला जाए, एक इसका इलेक्ट्रॉन चला जाए, सोडियम को मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, 2, 8, 1। तो ये अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और मान लो क्लोरीन का होता है 17, तो 2, 8, 7, वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाती है, इस पर आ गया, तो क्लोरीन के ऊपर क्या लिखते हैं, नेगेटिव। तो जिसके ऊपर प्लस माइनस का निशान है उनको हम आयंस बोलते हैं। जो सिंपल अकेला वो एटम होगा, और जिसके अंदर शक्ति 2, 3, 4 लग रही हो या कई चीज़ मिल के बन रही हो, जैसे HCl, एक हाइड्रोजन का एटम हो गया, एक क्लोरीन का एटम हो गया, उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो समझ में आ गई बात। एटम सिंपल अक्षर से लिखे जाएंगे, आयंस इनके ऊपर प्लस माइनस का निशान होगा। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो एटमों से मिलकर बनते हैं। जैसे ईंट, हमने 2 खोरियाँ जोड़ के ईंट बना दी थी ना, तो एक खोरे किस चीज़ को रोल करता है, एटम को। तो अब आ जाओ अपनी काम की बात पे। नू समझ लो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो दिमाग में बन गई होगी फिल्म, मॉलिक्यूल का मतलब ईंट समझ लो, जैसे मॉलिक्यूलर फोर्स। इसका भी मॉलिक्यूल और इसका भी मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह इसके अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो मॉडर्न व्यू है हमारी साइंस ही कहती है कि फ्रिक्शन इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। एक्चुअल कॉन्टैक्ट का पॉइंट कौन सा है, देखो ये वाले। जैसे हमारी बस खड़ी है, तो बस तो बहुत बड़ी है, लेकिन ज़मीन के साथ उसका पहिए ही तो टच में है, तो वो जो पहिए टच में है ना, उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। वो जो पूरी बस का एरिया होगा उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ एपरेंट कॉन्टैक्ट। तो अब सुनो ध्यान से, जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये कम है, ये देखो, वैसे यहाँ से यहाँ तक है एरिया ऑफ एपरेंट कॉन्टैक्ट, ये वाला। और एक्चुअल कॉन्टैक्ट कितना है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, फिर खाली जगह आ गई, फिर थोड़ी आ गई, जैसे बस नीचे सारी खाली पड़ी रहे। अब सुनो ध्यान से, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स किसके बराबर होगा, जो मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा ये क्या लगाएगा, प्रेशर। मॉलिक्यूलर फोर्स क्या लगाएगा, प्रेशर। और प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स बटे एरिया, और एरिया यहाँ पे कम है क्योंकि ये देखो एरिया कितनी थोड़ा थोड़ा एरिया बच गया, और एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। जब दो सरफेस हैं दोनों के बीच में जब ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो वो वहाँ पे हो जाएगी कोल्ड वेल्डिंग।
ठीक है, ठंडी वेल्डिंग, ठीक। टू सरफेसेस गेट्स कोल्ड वेल्डेड, वेल्डिंग होगा ना, जैसे हम वेल्डिंग करवा दिया करें, इसलिए ठंडी वेल्डिंग होगी, इसलिए जुड़ गए, और इसलिए किसका जन्म हो गया, फ्रिक्शन का जन्म हो गया। तो समझ में आ गई फ्रिक्शन का, ये तो पुराना व्यू था और ये क्या हो गया, मॉडर्न व्यू था। अब आगे सीखेंगे इसकी टाइप्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हम देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स होती है। बहुत ही आसान है ये, इसके अंदर देखो फ्रिक्शन की जो टाइप्स होती हैं वो एक तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन, मोटा मोटी बता रहा हूँ, और दूसरा है इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन तो होता है व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती है तो कौन सा फ्रिक्शन कहलाता है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन। वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि कोई दो आदमी कुश्ती कर रहे हैं, ठीक है, कुश्ती भी किस हिसाब से, अपोजिट साइड में, एक वाला उसको इधर खींच रहा है, उसको तो हम बोलेंगे अप्लाइड फोर्स, और दूसरा वाला उसको इधर खींच रहा है, वो है फ्रिक्शन का काम करेगा, ठीक है। फ्रिक्शन भी बराबर की टक्कर का आता है। उसके बाद जो एक्सटर्नल फोर्स है खुद दो प्रकार का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कब आता है, पहियों के अंदर, जब गाड़ी के टायर चलते हैं तो वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। और स्लाइडिंग का फ्रिक्शन, पहले स्लाइडिंग वाला फ़ोन भी आया करता, जो हमारे गेट होते हैं इनको हम ऐसे बंद कर देते हैं, ये स्लाइडिंग वाले गेट होते हैं, बैंक के बाहर लग के देखा होगा, इनको स्लाइडिंग वाले गेट बोलते हैं, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी तीन प्रकार का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, काइनेटिक का मतलब होता है चलता हुआ, और लिमिटिंग का मतलब होता है मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स, यानी कि एक लिमिट होती है, इन्होंने कहा भी अपनी लिमिट में रह तू, कि यानी कि जैसे हम एक बॉडी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसको रोक रहा है, लेकिन हम इसकी एक लिमिट है, उस लिमिट से आगे हम ये ताकत लगाएंगे तो उसको चलना ही पड़ेगा। तो वो जो उसको मैक्सिमम विरोध कर रहा है कि रुक जा भाई, इसको मत चलाओ, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि ये मैक्सिमम अपोज होता है, ये मैक्सिमम अपोज होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हुई है, कोई चलने की कोशिश नहीं हो रही है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब बॉडी चलने लग गई, और फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है ये हमेशा टेंजेंशियली एक्ट करता है। टेंजेंशियली का मतलब ऐसे समझ लो कि ये एक हमारा सरफेस हो गया, ये एक बॉडी वो हो गया, कोई ब्लॉक हो गया लकड़ी का, ये समझ लो, इसको हम इधर खींच रहे हैं P फोर्स से, तो फ्रिक्शन का फोर्स इधर लगेगा F, ये हमेशा टेंजेंशियली लगता है। और इसका कोई ना कोई वेट होगा, उसको हम वेट को किससे लिखते हैं, mg से। तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हो गया R, ठीक है। तो ये करैक्टर चलेंगे अब आगे हमारे फ्रिक्शन वाले फोर्स के अंदर। तो इनकी डेफिनेशन और देख लो, इनकी डेफिनेशन में आती है फर्स्ट, ये जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक। तो डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक का मतलब होगा चलता हुआ। तीन फ्रिक्शन, तीनों का रोल कब कब सर होता है, अलग अलग कंडीशन में सर होता है। देखो, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, जैसे एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस टिका हुआ है, रुका हुआ है, तो अब इस समय इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है ना, उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले, इसका रोल जब शुरू होता है, कब, व्हेन द एक्चुअल मोशन हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, कि अभी जो मोशन है वो स्टार्ट नहीं हुई है, रुकी हुई है, ठीक है। समझ में आएगा, स्टैटिक का मतलब ठहरा हुआ, रुका हुआ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का रोल जब शुरू होगा, जब ये कोई एक सरफेस है, इसके ऊपर दूसरा सरफेस थोड़ा सा चलने की कोशिश करे, थोड़ा सा बस चलने ही लगे, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखो ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये ग्राफ खींचा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है डियर स्टूडेंट्स, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की है, और यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद यहाँ जैसे ये तो जैसा थोड़ा सा मोड़ आया है, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको मैं लिख दूँ FL से, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ा है थोड़ा सा, स्टैटिक फ्रिक्शन यही ख़त्म हो गया। तो कौन सी लाइन ऊंची हुई भाई, देखो लिमिटिंग वाली होगी ना, स्टैटिक फ्रिक्शन तो यहाँ तक रह गया, और ये वाला जो है
काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है, इसका रोल जब शुरू होगा व्हेन द बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। जब एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी एक्चुअल में मूव कर रही है तो उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ये है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, ये वाली लाइन जो है एफ के, यानी कि ये वाला जो मान है ये है इसका एफ के का। ठीक है, ये ग्राफ भी बनाना हमने। और इसके अंदर सबसे बड़ा कौन है, तुम कहोगे सर ये वाली लाइन लंबी है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो 3 किस्म के फ्रिक्शन हो गए। और डियर स्टूडेंट्स, इनका जो एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कि जो हम कोई एक बॉडी ले लें, कोई एक बॉडी का मतलब है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फ्रिक्शन का जो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि किसी देश के अंदर एक ऐसा गेम खेला जाता है बैफेलो पुलिंग गेम। उसके अंदर एक आदमी होता है बहुत ही ठंडा और एक दूसरा आदमी होता है, इन दोनों को एक रस्सी से बांध दिया जाता है। ठीक है, और ये इसको इधर खींचता है, ये इसको इधर खींचता है। ठीक है, कई बार ये दोनों बराबर होते हैं, जिसमें ताकत जिसमें ज़्यादा होगी उसको खींच ले जाएगा। सेम वो जो बैफेलो पुलिंग गेम है ना, वही गेम जो है हमारे फ्रिक्शन के अंदर होता है। जैसे ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, यहाँ पे जो ये खिलाड़ी है ना, इसका रोल करेगा अप्लाइड फोर्स और दूसरे खिलाड़ी का रोल करता है फ्रिक्शन का फोर्स। ठीक, इसने और नीचे समझा हो रहा है कि जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का जो टुकड़ा है वो रस्सी का काम कर रहा है और ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है। मान के चलो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ऑटोमेटिक ये भी 2 न्यूटन लगाएगा, जब भी तो ये, नहीं तो अगर ये कम लगाएगा तो वो जीत जाएगा। बराबर बराबर लगाते हैं। ठीक है, इधर मान लो हमने 4 न्यूटन फोर्स लगाया, इस खिलाड़ी ने 4 न्यूटन लगाया तो ये भी 4 न्यूटन लगाएगा। अपने पैरों को और मजबूत पकड़ लेता है, ज़मीन के अंदर अच्छी गड़ा देता है। ठीक, इसके अंदर मान लो इसने लगाया 6 न्यूटन, तो इसने भी 6 न्यूटन लगाया। तो अब तो ये दोनों एक दूसरे को मूव नहीं कर पाएंगे, दोनों स्टैटिक कंडीशन में हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है इसकी मान के चलो कि एक लिमिट है, 6 न्यूटन के बाद ये नहीं कर पाएगा। ये इसकी लास्ट थी, इस खिलाड़ी को पता चल गया कि जैसे ही मैं 7 न्यूटन लगाऊंगा ये हार जाएगा। तो जैसे ही इसने 7 न्यूटन लगाया तो इधर तो 6 न्यूटन की इसकी लिमिट थी। उसके बाद क्या होगा, ये इसको अपनी तरफ खींच के लेता हुआ चला जाता है। तो ये था फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। फ्रिक्शन दिखाई नहीं देता है, फ्रिक्शन के बिना हम जी भी नहीं सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते, हम लिख भी नहीं सकते हैं। और आगे इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज में करूँगा। तो जैसे फ्रिक्शन को समझाने के लिए मैंने ये खिलाड़ी दिखाया है, इनमें एक ने लाल कपड़ा पहन रखा है और एक ने पहन रखा है काला कपड़ा। फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल का मतलब होगा आवश्यक बुराई, आवश्यक, और इविल का मतलब बुराई। ठीक है, ये इसको हमें चाहिए भी और इसके बिना हम काम भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा नुकसान भी करता है। हमारे कपड़ों को घस देता है, गाड़ी के टायर घस देता है, चप्पल घस देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जो फ्रिक्शन वाला जो मैंने टॉपिक करवाया ये आपको समझ में आया होगा। इनके नोट्स बनाओ। थैंक्स है।